हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जेड एकेडमी। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है 11th एंट्रेंस एस्पिरेंट्स के लिए। चाहे आप लोग एएमयू टारगेट कर रहे हैं या आप लोग जामिया टारगेट कर रहे हैं, अगर आप भी ये चाहते हो कि करेंटली अगर आप 10th क्लास में हो और 10th क्लास के बाद आप 11th एंट्रेंस देना चाहते हो एएमयू या जामिया का, आप किसी भी स्ट्रीम में जाओ, या तो आप 11th एंट्रेंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज का दो या आप 11th एंट्रेंस साइंस का दें। मैथमेटिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में और आपकी सिलेक्शन की जर्नी में। अब यहां पर अगर हम बात करें वेटेज की, तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं एएमयू एंट्रेंस की बात करता हूं, अगर मैं एएमयू 11th एंट्रेंस की बात करता हूं फॉर एएमयू 11th एंट्रेंस, ठीक है, एएमयू 11th एंट्रेंस के लिए आप ये जानते हो कि हमारे पास दो ऑप्शंस है। दो 11th एंट्रेंस एएमयू करवाता है, जहां पर एक है साइंस स्ट्रीम फॉर साइंस स्ट्रीम और एक है फॉर कॉमर्स स्ट्रीम, फॉर कॉमर्स स्ट्रीम। ठीक, अगर आप 11th एंट्रेंस एएमयू का इस सेशन में देने वाले हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि 11th एंट्रेंस के दो एग्जाम होंगे, एक फॉर साइंस स्ट्रीम साइंस वाले बच्चों के लिए और एक फॉर कॉमर्स स्ट्रीम। जो लोग 11th क्लास में पीसीएम या पीसीबी या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको साइंस वाला 11th एंट्रेंस देना है। और जो लोग अपना करियर 11th मतलब 11th 12th कॉमर्स से करना चाहते हैं, देन आगे बीकॉम या बीबीए या एमबीए, तो फिर उनको पहला कदम जो रखना है वो 11th एंट्रेंस कॉमर्स की तरफ जाना है। ठीक है, अब यहां पर चाहे आप 11th एंट्रेंस कॉमर्स का टारगेट कर रहे हो या साइंस, और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी इसी में आ रहा है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ये एंट्रेंस भी आपका एक ही है। ठीक है, ये बात तो शायद आपको पता ही होगी कि एएमयू डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और साइंस का एक ही एंट्रेंस कराता है। फिर आपको मेरिट के हिसाब से मिलता है कि पीसीबी मिलेगी या पीसीएम मिलेगा या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मिलेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा चांसेस अगर आपका एंट्रेंस बहुत अच्छा हुआ है साइंस का तो पीसीएम को प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आप नहीं लेना चाहते पीसीएम तो आप आसानी से पीसीबी ले सकते हो, वो भी नहीं लेना चाहते तो आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ले सकते हो। पहले 11th एंट्रेंस साइंस का और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का एंट्रेंस अलग अलग हुआ करता था, लेकिन अब डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का एंट्रेंस और 11th साइंस का एंट्रेंस एक ही है। ठीक है, तो यहां पर मैथमेटिक्स का क्या रोल है? रोल ऑफ मैथ्स, मैथ्स का क्या रोल है? क्योंकि आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर, तो मैं आपको मैथ्स के रोल के बारे में ही यहां पर डिस्कस करूंगा। अगर आप कॉमर्स का 11th एंट्रेंस देना चाहते हो तब भी मैथमेटिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां पर आपको 20 मार्क्स का मैथ्स से सवालात पूछे जाते हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम 100 नंबर के होंगे, 100 मार्क्स। ठीक है, उस 100 नंबर में से 20 मार्क्स लेकर के बैठा है मैथ्स कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। और अगर आप साइंस या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग को टारगेट कर रहे हो तो यहां पर 30 मार्क्स का वेटेज लेकर के बैठा हुआ है मैथमेटिक्स, 30 मार्क्स का वेटेज लेकर के बैठा हुआ है मैथमेटिक्स। ठीक है, दोनों में ही एक क्रूशियल रोल है सब्जेक्ट का। एक चीज और, कुछ बच्चे 11th कॉमर्स की तरफ इस वजह से जाते हैं कि हमें मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो ये बहुत डम्ब वाला स्टेटमेंट है, बेकार स्टेटमेंट है। मैथ्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है इवन इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑल्सो। आपको आप सिर्फ मैथमेटिक्स से 11th 12th में बच सकते हो अगर आपने मैथ्स नहीं ली तो एडिशनल सब्जेक्ट में, लेकिन उसके बाद आप बीबीए करो या बीकॉम करो, जब आप उसका एंट्रेंस दोगे तो आपको मैथ्स पढ़नी है, 40 नंबर का मैथ्स आता है। उसके बाद आप एमबीए एंट्रेंस दोगे, वहां आपको मैथ्स पढ़नी है। इवन आप बीकॉम या बीबीए जब कर रहे होगे तो एक सब्जेक्ट होगा बिजनेस मैथमेटिक्स, वो आपको पढ़ना है। तो ये सोच नहीं होनी चाहिए कॉमर्स एंड मैनेजमेंट बहुत अच्छा स्ट्रीम है, बट ये सोच नहीं होनी चाहिए कि हमें मैथ्स नहीं पढ़ना है इस वजह से कॉमर्स ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है,
तो आपका 11th एंट्रेंस कॉमर्स को क्रैक करने के लिए भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स, जहां पर 20 मार्क्स का मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाता है। और साइंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स, वहां 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाता है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस दोनों ही एंट्रेंस में, चाहे 20 नंबर का पूछे या 30 नंबर का पूछे, एक इंपॉर्टेंट यहां पर एक पॉइंट में यहां लिख रहा हूं कि सिलेबस हमारा सेम है। सिलेबस इज सेम, सिलेबस इज सेम फॉर बोथ, ठीक है। सिलेबस हमारा दोनों के लिए ही सेम है, सिलेबस इज सेम फॉर बोथ, चाहे आप साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। लेवल की बात करें तो यहां कॉमर्स में जो 20 नंबर का मैथ्स आता है उसका लेवल थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू साइंस वाले मैथमेटिक्स से। देखो सिलेबस एक ही है, जो सिलेबस में आपका इधर पूछेगा 30 नंबर का, वही सेम सिलेबस में आपका इधर पूछेगा 20 नंबर का। बट लेवल की बात करें तो लेवल ऑफ मैथमेटिक्स कॉमर्स वाले बच्चों के लिए 11th एंट्रेंस में थोड़ा सा कम दिया जाता है एज कंपेयर टू साइंस वाले बच्चों से। अब थोड़ा सा कम का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही हल्का पेपर आता है, पेपर इज गुड, पेपर अच्छा बनाता है एमयू, बट हल्का सा 10 से 20% लेवल का फर्क होता है। तो आपको एक सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी है। नो योर सिलेबस, आपको पता होना चाहिए कि हमें मैथ्स में पढ़ना क्या है, मैथ्स में पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है जिससे हमारा काम चले और जिससे हम दोनों ही एंट्रेंस क्रैक कर पाए। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको फुल 10th मैथमेटिक्स और 9th मैथमेटिक्स आनी चाहिए। आपको कम से कम 10th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी और 9th वाला मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्व करके जाना है बेटा। 9th क्लास का बुक चेंज हो गई है मैथ्स की, जैसे कि आपको पता होगा, वो आपको पूरी सॉल्व करनी है। 10th क्लास की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बात करता हूं, वो आपको सॉल्व करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 11th एंट्रेंस के लिए पेपर आता है वहां एनसीईआरटी हमारा बेस होता है, एनसीईआरटी इज अवर बेस, ठीक है। एनसीईआरटी आपको, अब मैंने बहुत सारे बच्चे देखे बैचेस में भी देखता हूं कि एनसीईआरटी क्लियर नहीं है, आरडी शर्मा लगा रहे हैं, आरएस अग्रवाल लगा रहे हैं। आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल या कोई और एडिशनल बुक अच्छी हो सकती है, डीएस अग्रवाल एक बुक आती है, अच्छी किताब है, बट आपको उसके पास जाना है कब, जब आप एनसीईआरटी से पूरी तरीके से अवेयर हो जाओ विद ईच एंड एवरी एग्जांपल। तो स्टेजेस हैं, सबसे पहले आप एनसीईआरटी पर फोकस करोगे 9th 10th की, उसके बाद आप ऊपर वाली स्टेज पर आओगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाओगे, उससे ऊपर वाली स्टेज पर फिर आप कोई भी एडिशनल बुक लगा सकते हो फॉर मोर प्रैक्टिस। दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर बोथ 11th एंट्रेंस साइंस एंड 11th एंट्रेंस कॉमर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे हर साल सवाल देखे ही जाते हैं। अगर कोई बच्चा बोर्ड के प्रिपरेशन कर रहा है, उस लिहाज से वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, जहां मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कोर कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके बाद हम धीरे धीरे अपना लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज के बहुत दमदार टॉपिक से, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। 10th क्लास में ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपकी एनसीईआरटी में इंट्रोड्यूस होता है। फिर अगर आप 11th 12th में साइंस लेते हैं अगर तो 11th में ये चैप्टर आपको मिलता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नाम से, ठीक है। 11th में ये चैप्टर मिलता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के नाम से, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के नाम से। और फिर जब आप 12th में आते हैं तो यही चैप्टर हो जाता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के नाम से, जिसको हम आईटीएफ भी बोलते हैं, जिसको आप आईटीएफ भी बोलते हैं, ठीक है। ये कंबाइन तीनों चैप्टर मिला करके ये आपको 10th में देखने के लिए मिलता है,
ये चैप्टर आपको 11th में देखने के लिए मिलता है और ये चैप्टर आपको 12th में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो अभी क्योंकि हम 11th एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं और बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास वाला पता होना चाहिए कि भाई 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री जब इंट्रोड्यूस हुआ तो ये हमसे क्या कहना चाहता है। बट बी ऑनेस्ट, इस चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री 10th में ना रखते हुए होना चाहिए था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। एक्चुअल में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होते हैं जो उन्होंने क्लास 11th में बताए, बट कोई इशू नहीं है, हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की जो हमारा 10th क्लास में, और हल्का सा 11th वाला पार्ट टच करेंगे क्योंकि एएमयू ने ऐसे सवाल पूछे, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आप लोग ये जानते होंगे कि वी हैव क्वाड्रेंट सिस्टम, वी हैव क्वाड्रेंट सिस्टम। बच्चों, हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम होता है जो हमें बहुत छोटी ही क्लासेस में पढ़ा दिया जाता है। सर वो क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो क्वाड्रेंट सिस्टम इज नथिंग बट देयर आर फोर क्वाड्रेंट्स, चार क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास। ये अगर मैं दो एक्सेस ले लेता हूं, लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो ये जो दो एक्सेस है ये आप देख पा रहे हो, उस प्लेन को चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देती है, जहां पर हम इसको बोलते हैं दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसको हम बोलते हैं दिस इज अवर सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट है। और इसको बेटा हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। पहले मैं आपको एक बहुत मजेदार इंफॉर्मेशन देता हूं जो मुझे लगता है 10th क्लास में आपने नहीं सुनी होगी, बट आपको सुनना चाहिए। मजे की बात यह है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है क्या है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो भी है, जो भी ब्रांच है मैथमेटिक्स की, इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द फोर क्वाड्रेंट्स। बच्चों, चारों क्वाड्रेंट्स पे ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल है। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पे भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हो, थर्ड क्वाड्रेंट में भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हो, और नॉट द लीस्ट कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो नाम है, ये जो नाम है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, it is applicable on all the फोर क्वाड्रेंट, चारों के चारों क्वाड्रेंट में आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। एक बात की क्लैरिटी ये रखिएगा, बट क्लास 10th में मैंने एक एनसीईआरटी में ही मैंने पढ़ा, और उसको पढ़ के मैंने बहुत सारे टीचर्स को भी देखा है पढ़ाते हुए, मेरे खुद के टीचर ने जब 10th में पढ़ाया था तो ये बताया था, बट ये बात गलत है। वो क्या है, उन लोगों ने किताब में लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये है ट्रिगोनोमेट्री, इसका मतलब उन्होंने ऐसे कुछ बताया कि ट्री का मतलब है थ्री, गोनो का मतलब है साइड्स, और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। मेट्री का मतलब है बेटा मेजरमेंट। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझाया कि भैया ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है थ्री, गोनो का मतलब साइड, मेट्री का मतलब मेजरमेंट। अब ऐसा कौन सा क्लोज्ड फिगर है जिसमें तीन साइड होती है, दैट इज ट्राइंगल। तो ये कह दिया गया कि ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर एप्लीकेबल है। ये क्लास 10th में बात मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाई थी, बट मुझे आज रियलाइज होता है कि ये बात गलत है। क्यों गलत है, और 10th में क्यों ऐसा हमसे कहा गया कि भैया ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल पे एप्लीकेबल होगी, उसकी वजह है 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है जो आप पढ़ते हो, जो 11th एंट्रेंस में पूछी जाती है, वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली ट्रिग्नोमेट्री आपसे पूछता है, ठीक है। तो 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे
वो ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ने वाले हैं, यानी हम सारी की सारी बात यहां पर करने वाले हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारी बात। हम यहां बातें नहीं करेंगे, हम यहां बातें नहीं करेंगे, हम यहां बातें नहीं करेंगे, ठीक है। 10th क्लास में जब तक हम रहते हैं तो 10th क्लास में हम सारी की सारी बात फर्स्ट क्वाड्रेंट में करते हैं। फिर जब आप 11th में आओगे तब आपको पता पड़ेगा कि नहीं जी, ट्रिग्नोमेट्री तो यहां भी लग सकती है, यहां भी लग सकती है, यहां भी लग सकती है, और फिर आप ये रियलाइज करोगे कि ट्रिग्नोमेट्री तो एक सर्कुलर सिस्टम है, इट इज अ सर्कुलर सिस्टम। बट ये बात आगे की है, अभी के लिए बस मैंने आपको एक नॉलेज के लिए बता दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री कैन बी एप्लीकेबल ऑन ऑल द 4 क्वाड्रेंट, सो इट इज अ सर्कुलर सिस्टम। भाई चारों क्वाड्रेंट में लगा लोगे तो ये तो सर्कुलर सिस्टम है, बट 10th क्लास के लिहाज से ट्रिग्नोमेट्री हमें सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में पढ़ी जाती है, इसीलिए पढ़ाई जाती है, इसीलिए हम ये कह देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर एप्लीकेबल है, बिकॉज हम क्लास 10th में, और क्लास 10th में हम ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ते हैं, ठीक है। अब 10th में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पढ़ते हैं भाई, वो देखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि भैया आप पहले क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हो, सिर्फ इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये पहला क्वाड्रेंट है, आप यहीं के यहीं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे। बात सही है भाई, ठीक है। लेट अस सपोज दैट ये कोई पॉइंट है ए पॉइंट, और ये कोई पॉइंट है बी पॉइंट, और ये है हमारा ओरिजिन, ठीक है। ये मैंने ए को बी से मिला दिया, और ये आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये बन गया एक 90 डिग्री का ट्रायंगल, ठीक है। ये बन गया भाई एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल AOB is a right angle triangle at O। यानी ये जो ट्राइंगल AOB आपको दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो O पर राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री O पे बन रहा है, बढ़िया। अब हमारे पास यहां दो एक्यूट एंगल्स हैं, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स उन एंगल्स को कहते हैं जो 90 डिग्री से छोटे हो, 90 से छोटे हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो 90 से छोटे ही होंगे, इसीलिए एक्यूट एंगल्स है, बढ़िया बात है। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जिनको 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है, जो एक गलत स्टेटमेंट है। हम ये सीखेंगे कि भैया हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। वी हैव 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। कौन कौन है? एक है हमारे पास साइन एक्स, एक है हमारे पास कॉस एक्स, एक है हमारे पास टेन एक्स। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट है। साइन का जस्ट उल्टा है हमारे पास कोसेक एक्स, कॉस का जस्ट उल्टा हमारे पास है सेक एक्स, और टेन का जस्ट उल्टा हमारे पास कॉट एक्स। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है क्लास 10th में, चाहे 11th में, चाहे 12th में। दे आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनमें बड़ा कॉमन सा रिलेशन है कि भैया जो साइन एक्स है ना, वो कॉस एक्स का रेसिप्रोकल होता है, यानी साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स होता है। जो कॉस एक्स है ना भाई, वो सेक एक्स का रेसिप्रोकल है, यानी कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक एक्स होता है, और टेन एक्स जो है वो कॉट एक्स का रेसिप्रोकल है। अब ये होते क्या है, क्या फॉर्मूले हैं इनके, ठीक है। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर, मैं यहां लिख दे रहा हूं, मैं परपेंडिकुलर को डिनोट करूंगा P से, मैं बेस को डिनोट करूंगा B से, और मैं हाइपो को डिनोट करूंगा हाइपोटेनस, इसको मैं डिनोट करूंगा H से, ठीक है।
साइन एक्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, पी अपॉन एच। कॉज एक्स का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपो, बी अपॉन एच। और टेन एक्स का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन फॉर्मूले हमें याद है, और ये जो है वो इसके रेसिप्रोकल है। कॉज एक्स कोसेक एक्स इसका रेसिप्रोकल है, यानी ये हो जाता होगा एच अपॉन पी। सेक एक्स कॉज एक्स का रेसिप्रोकल है, ये हो जाता होगा एच अपॉन बी। और कॉट एक्स टेन एक्स का रेसिप्रोकल है, ये हो जाता होगा बी अपॉन पी। बहुत बढ़िया। अब एक बहुत ही गलत एजम्पशन वो मैं आपका दूर कर दूं। एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये तीनों चीजें होती है। भाई राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई जाती है। आप बोलते हो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बढ़िया बात है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो हाइपोटेनस है ये फिक्स साइड होती है, हाइपोटेनस कभी नहीं बदलती। जैसे मैं अगर ट्राइंगल एओबी की बात करूं जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हाइपोटेनस होगी जो फिक्स साइड है, जो कभी नहीं बदलेगी। कौन होती है? ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है, इसके सामने जो साइड है ये ए बी, ये फिक्स साइड है, और इसी साइड को मैं बोलता हूं हाइपो, इसी साइड को मैं बोलता हूं हाइपोटेनस। ये नहीं बदलने की भैया, ये तो फिक्स कर दी गई है कि आप किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के पास जाओ, उसमें जो 90 डिग्री वाला 90 डिग्री वाला एंगल होगा, उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी दैट इज फिक्स साइड, जो आपकी हाइपो है। अब आपको बचपन में गलत क्या पढ़ा दिया जाता है? आपसे कहा जाता है कि OA इज द बेस। ये बात गलत है। OA कैन बी द बेस, हो सकता है ये बेस हो, या हो सकता है ये परपेंडिकुलर हो। ये कौन तय करेगा कि परपेंडिकुलर है या बेस है? ये कौन तय करेगा? ये डिपेंड करता है एंगल पर। अगर आप एंगल बी ले रहे हो, फॉर एंगल बी, अगर आप एंगल बी की बात मुझसे करते हो कि सर मैं तो ये वाला एंगल ले रहा हूं, तो जिस एंगल की बात आप कर रहे हो उसके सामने वाली साइड ये OA वो होगी परपेंडिकुलर। OA इज द परपेंडिकुलर, और इस एंगल के बराबर वाली साइड ये जो है OB, उस OB को आप बोलोगे बेस। बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होते, ये डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा एंगल ले रहे हो। अगर आप एंगल बी की बात कर रहे हो, तो जो भी एंगल आप लेते हो उस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, और उस एंगल के जस्ट बराबर वाली साइड को बेस कहते हैं। तो अगर मैं एंगल बी ले रहा हूं, तो इसके जस्ट सामने OA है, तो OA को मैं परपेंडिकुलर बोलूंगा, और इसके जस्ट बराबर में OB है, उसको मैं बेस बोलूंगा। बट अगर आपने बोला सर फॉर एंगल ए के लिए बताइए, तो अब आप इस एंगल की तरफ इशारा कर रहे हो, एंगल ए। अब मेरे बेस और परपेंडिकुलर बदल जाएंगे। अब मैं बोलूंगा ए के सामने तो OB आ गया, तो अब OB है मेरा परपेंडिकुलर, और इस ए के बराबर में OA है, और OA है मेरा बेस। तो बेटा बेस और परपेंडिकुलर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में फिक्स नहीं होते, ये बदल जाते हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल। आप जिस भी एंगल की बात कर रहे हो, जिस भी एक्यूट एंगल की बात कर रहे हो, उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर आप बोलोगे सर एंगल बी के हिसाब से बताइए, तो परपेंडिकुलर OA है और OB बेस है। अगर आप बोलोगे सर एंगल ए के हिसाब से बताइए, तो परपेंडिकुलर OB है और OA बेस है। जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, उसके बराबर वाली साइड बेस, बट हाइपो हमेशा फिक्स रहेगा, यानी 90 डिग्री के सामने OB, दैट इज योर हाइपो। तो इसमें जो आपको ये PHB दिख रहा है, दे स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपो। ठीक है। अब जैसे ये मैंने साइन एक्स का फॉर्मूला लिखा P अपॉन एच, यहां पर x जो है, x इज द एंगल, x मेरा एंगल है। ठीक है। मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे साइन A की वैल्यू बताइए, साइन A की, तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। अब मेरा साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो,
तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर है ओबी और हाइपो है ए बी। लेकिन अगर मैं बोलता हूं मुझे साइन साइन बी की वैल्यू बताइए, तो बी के हिसाब से परपेंडिकुलर है ओ ए और हाइपो है ए बी। ठीक है, देखो साइन ए की वैल्यू अलग आई है और साइन बी की वैल्यू अलग आई है, डिपेंड्स ऑन द एंगल। किस एंगल की आप बात कर रहे हो, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और बराबर वाला बेस। तो ये फॉर्मुलेज आपको याद होने चाहिए इन तीनों के। अगर आपको ये तीन फॉर्मुले याद है तो ये अपने आप आ जाएगा। साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस एक्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जहां पर एक्स स्टैंड फॉर एंगल। ये जो बचे हुए हैं इनके उल्टे होते हैं। अगर साइन एक्स की वैल्यू 1/2 है तो कोसेक एक्स की वैल्यू 2 होगी। अगर cos x की वैल्यू 1/√3 है तो sec x की वैल्यू सिर्फ √3 होगी। आपको जस्ट उल्टा करना है। sin x इज द रेसिप्रोकल ऑफ cosec x, cos x इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec x एंड tan x इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot x। ठीक है, इतनी बात उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। ओके, लेट अस टेक अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसका नाम है ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं तीन वैल्यू। साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन सी की वैल्यू क्या है, और साइन बी की वैल्यू क्या है। अब आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो हमने ये देखा कि भाई इसमें हाइपो तो फिक्स है, 90 के सामने ये जो एसी है दैट इज अवर हाइपो। ठीक है, और नॉर्मल साइन एक्स, एक्स का मतलब कोई भी एंगल है, थीटा भी बोलते हैं इसे, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। बहुत बढ़िया, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस को सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द एंगल। बहुत अच्छा। अगर मैं साइन ए की वैल्यू जानना चाहता हूं तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर बीसी है, तो आप बोलोगे बीसी अपॉन हाइपो तो फिक्स है दैट इज एसी, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, अगर आप साइन सी की बात कर रहे हो तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। ठीक है सर, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर है ये दैट इज ए बी और हाइपो फिक्स है दैट इज एसी। आप ये बात देख रहे हो परपेंडिकुलर जो ऊपर है वो बदल रहा है अकॉर्डिंग टू द एंगल। लेकिन अगर आप साइन बी की बात करते हो तो इसका आंसर मैं नहीं देना चाहता। क्यों सर? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपको अप्लाई करनी है ऑन द एक्यूट एंगल्स। आप साइन भी नहीं कह सकते, थोड़ी देर के बाद हम इस पे आएंगे, लेकिन अभी हम साइन भी नहीं कह सकते भाई, हम तो एक्यूट एंगल्स की बात करते हैं, ए की और सी की, ये हम नहीं करते बात। अब मैं आपसे साइन पूछूं, कॉस पूछूं, टेन पूछूं, कॉट पूछूं, आप कुछ भी बता सकते हो। जैसे मैं पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन ए, टेन ए की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है भाई टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं टेन ए की बात कर रहा हूं तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर तो बीसी है अपॉन बेस, और बेस मेरा ये ए भी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे टेन सी की वैल्यू बताइए, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन सी के हिसाब से परपेंडिकुलर ए बी हो गया और बेस बीसी हो गया। देखो वैल्यूज चेंज हो गई। तो अकॉर्डिंग टू द एंगल परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं, बट हाइपो ऑलवेज फिक्स रहता है दैट इज एसी। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। अब हमें कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर्स ऑलवेज रिमेंबर सम
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस at some specific angles आपको कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद होने चाहिए. ऑलवेज रिमेंबर सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम स्पेसिफिक वैल्यूज. ये आपको एंट्रेंस में काम देगा और आपके बोर्ड्स के एग्जाम में भी काम देगा. कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, वो क्या हैं? वो हैं, स्टार्ट विद द 0 डिग्री, ठीक है, एंगल्स इन डिग्रीज, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. ये 5 स्पेसिफिक एंगल्स हैं डिग्रीज में, जिन पर आपको साइन कॉस टेन सेक कोसेक टेन की वैल्यू याद होनी चाहिए. ठीक है, मैं यहां लिख भी देता हूं, दे आर द एंगल्स. ये कुछ एंगल्स हैं, ठीक है, जिन पे आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए. अब वो किस किस की वैल्यू? एक तो साइन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. साइन 0 पर होता है 0, साइन 0 की वैल्यू 0. साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2. साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1. ठीक है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ साइन एट सम स्पेसिफिक एंगल्स. कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर साइन की वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए. इसके बाद आता है हमारे पास कॉस. इसके बाद आता है हमारे पास कॉस. कॉस 0 पे 1 होता है, कॉस 30 पर √3/2 होता है, कॉस 45 पर 1/√2 होता है, कॉस 60 पर 1/2 होता है, कॉस 90 पर 0 होता है. ठीक है, ये है हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर कॉस की वैल्यू जो यू हैव टू लर्न, जो आपको याद होनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ द कैलकुलेशन. ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास 10. 0 पर 0 होता है. ठीक है, 10 30 पर 1/√3 होता है, 10 45 पर 1 होता है, 10 60 पर √3 होता है और 10 90 पर डिफाइन नहीं होता, नॉट डिफाइंड. These are the values of these specific angles on 10 की वैल्यूज. ठीक है, ये 3 साइन कॉस 10 आपको याद होनी चाहिए बहुत ही अच्छे से. बचे हुए आपको ऑलरेडी याद हो ही जाएंगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया है वो उसके रेसिप्रोकल होते हैं. ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे अगर किसी ने मुझसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक 30. सेक 30 की वैल्यू क्या होगी? अब सेक 30 तो मुझे याद नहीं है, बट मुझे बेसिक याद है कि सेक कॉस का उल्टा होता है. तो सेक 30 की जो भी वैल्यू होती होगी वो 1/cos 30 के बराबर होती है. cos 30 का रेसिप्रोकल. और cos 30 पर वैल्यू आपको याद है, 30 पर cos ये रहा √3/2. तो अगर cos 30 √3/2 होता है तो sec 30 हो जाएगा 2/√3. ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec 30. cosec 30 की वैल्यू क्या होगी? तो cosec 30 sin 30 का उल्टा होगा और sin 30 की वैल्यू 1/2 है, तो cosec 30 की वैल्यू सिर्फ हो जाएगी 2. ठीक है, ऐसे बची हुई वैल्यूज मैं आसानी के साथ यहां पर दे सकता हूं. ठीक है, 10 90 पर डिफाइन क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बता दूं.
टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. दिस इज द रिलेशन बिटवीन टेन साइन सॉरी टेन साइन एंड कॉस. तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर आप कर देते हो तो टेन थीटा आ जाता है. तो अगर मैं 1090 की वैल्यू ढूंढना चाहता हूं 1090, तो वो हो जाएगा साइन 90 अपॉन कॉस 90. बिल्कुल सही बात है. साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0. 1 अपॉन 0 ये तो डिफाइन नहीं है, इसीलिए 1090 आ रहा है हमारा नॉट डिफाइंड. ठीक है. आप कोई सी भी वैल्यू देखो, 1030 की वैल्यू देखोगे तो साइन 30 अपॉन कॉस 30, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगा. 1045 की वैल्यू देखोगे तो साइन 45 अपॉन कॉस 45, 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2 करोगे 1 आ जाएगा. तो इस वजह से ये नॉट डिफाइन हो रहा है. एक टीचर्स बात और बताते हैं कि साइन की वैल्यू लिख लो और कॉस की उसकी उल्टी है, कुछ ऐसा. 0 यहां आ रहा है तो 0 यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा, 1/2 यहां आ जाएगा, रूट 3/2 यहां आ जाएगा, 1 अपॉन. दिस इज वर्स्ट ट्रिक एवर. ये बिल्कुल बेकार ट्रिक है. क्यों मैं कह रहा हूं आपको क्लैरिटी आ जाएगी नेक्स्ट स्लाइड पर जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करूंगा. बट उसको समझने के लिए यू हैव टू रिमेंबर दिस विदाउट एनी ट्रिक्स, विदाउट एनी फालतू की वो उल्टा कर दो, ये कर दो, वो कर दो. आपको याद होना चाहिए साइन 30 1/2 होता है, कॉस 30 रूट 3/2 होता है, साइन 60 रूट 3/2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है, साइन 45 और कॉस 45 बराबर होते हैं 1/√2 1/√2, कॉस 90 0 होता है, कॉस 0 1 होता है. ये आपको ऐसे याद होना चाहिए रिदम में जैसा मुझे. अगली स्लाइड पर बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है. एक मैजिकल रूल दिखाता हूं आपको, मजा आ जाएगा देख के. मैजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब एकदम दिमाग में बैठ जाएगा और क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे हमारे लिए. ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. नाउ टॉपिक इज मैजिक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. मैजिक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जादू, ये अगर आपने समझ लिया ना तो फिर आपको ये स्लाइड भी बहुत क्लियर हो जाएगी और मजा आ जाएगा. मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जादू क्या है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जादू, मैजिक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. इस टॉपिक को समझने के लिए हमें पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता होना चाहिए क्या होता है. ठीक है. ये रहा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल. इसका नाम है ए बी सी. जो बी है वो राइट एंगल. ठीक है. और मैंने आपको बताया ए और सी एक्यूट एंगल्स हैं. एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स. सर ये बात हमें पता है, आपने पहले बताइए, समझ में आ रहा है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स जिनको जोड़ने पर आंसर 90 आ जाए. दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. यानी क्या आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि एंगल ए और सी को अगर मैं जोड़ दूं, एंगल ए प्लस एंगल सी, तो हमेशा 90 डिग्री ही आएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है. अगर ये अकेला 90 हो गया तो इन दोनों का जो जोड़ है, जो सम है, वो 90 होगा. और अगर किसी भी दो एंगल्स को जोड़ने पर 90 आ रहा है, देन ए एंड एंगल सी आर said to be complementary angles. complementary
एंगल्स, तो आप उन एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हो। अगर किसी भी दो एंगल को जोड़ने पर, जैसे यहां एंगल ए और सी को जोड़ा और 90 आ गया, अगर किसी भी दो एंगल्स को जोड़ने पर 90 आ जाता है, देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। बहुत बढ़िया। अगर मैं कोई एंगल लिख रहा हूं 0 डिग्री, तो उस एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि 0 और 90 को जोड़ने पर 90 आ जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूं 10 डिग्री, तो 10 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो 80 होगा, 80 और 10 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूं 20, तो 20 का कॉम्प्लीमेंट 70 होगा, 70 और 20 90। मैं लिख रहा हूं 30, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट 60 होगा, क्योंकि 60 और 30 90। 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट खुद 45 डिग्री ही होता है भाई, है ना। 45 का कॉम्प्लीमेंट खुद 45 होता है। मैं बोलूं 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट होगा 85। क्यों ऐसा कह रहे हो सर आप? इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है। 90 और 0 प्लस करोगे तो 90, 80 और 10 90, 70 20 90, 60 30 90, 45 45 90, 85 और 5 90। कोई भी ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ने पर 90 आ जाए, देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है सर। जादू क्या है इसमें? जादू ये है कि अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करता हूं, तो साइन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉस। साइन को आप कॉस में लिख सकते हो, ये जादू है। आप टेन को कॉट में लिख सकते हो, ये जादू है। आप सेक को कोसेक में लिख सकते हो, ये जादू है। दिस इज द मैजिकल थिंग दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैव। सर ये कैसे जादू है? आप दुनिया के किसी भी साइन वाले एंगल को कन्वर्ट करके कॉस में लिख सकते हो, उससे बड़ा जादू क्या होगा? मिसाल के तौर पर क्या है वो जादू? जैसे मैं साइन और कॉस से समझाता हूं। साइन को मैं कॉस में लिख सकता हूं। सर ये बात तो समझ में आ गई, लिखें कैसे? मैंने तुमसे पूछा साइन 30 डिग्री की वैल्यू कॉस में किसके बराबर होगी, तो तुम बोलोगे साइन को कॉस में लिख सकते हैं, तो साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 30 का कॉम्प्लीमेंट कौन है? 30 का कॉम्प्लीमेंट 60 है, 60 और 30 90 होता है, तो ये साइन 30 और कॉस 60 बराबर होगा। पीछे वाले चार्ट पर चेक कर लो, साइन 30 1/2 था, तो कॉस 60 भी 1/2 ही होगा। ये जादू है भाई, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मैजिक है। बहुत बढ़िया। सर जो साइन 45 की वैल्यू होगी, वही वैल्यू कॉस 45 की होगी, क्योंकि 45 और 45 भी 90 होता है। चेक कर लो भैया, साइन 45 भी 1/√2 था, कॉस 45 भी 1/√2 है। हाँ यार, ये तो काम कर रहा है। ठीक है। साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी, वही वैल्यू कॉस 90 डिग्री की होगी। 90 और 0 90। जो वैल्यू साइन 5 डिग्री की होगी, अब आप बोलोगे सर हमें तो साइन 5 की वैल्यू याद ही नहीं है। आपको याद भी नहीं करनी, 10th में नहीं करनी, 10th में सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक एंगल पढ़ने हैं। लेकिन आपको ये जादू आ जाए कि साइन 5 डिग्री की जो भी वैल्यू होगी, वही वैल्यू कॉस 85 डिग्री की होगी मेरे भाई, क्योंकि 85 और 5 90। जो वैल्यू साइन 10 डिग्री की होगी, वही वैल्यू कॉस 80 डिग्री की होगी, क्योंकि 80 और 10 90। जो वैल्यू 10 30 डिग्री की होगी, वही वैल्यू 10 हो सकता है कॉट में कन्वर्ट, कॉट 60 डिग्री की होगी। जो वैल्यू सेक 5 डिग्री की होगी, सेक कन्वर्ट हो सकता है कोसेक में, वही वैल्यू कोसेक 85 डिग्री की होगी, क्योंकि 85 और 5 होता है 90। तो याद रखिए, आप दुनिया के किसी भी साइन को कन्वर्ट कर सकते हो कॉस में, दुनिया के किसी भी टेन को कन्वर्ट कर सकते हो कॉट में, और दुनिया के किसी भी सेक को कन्वर्ट कर सकते हो कोसेक में। बस उन दोनों एंगल्स का सम 90 आना चाहिए।
इज इट क्लियर टू ऑल? आपको उम्मीद है ये मैजिकल ट्रिक समझ में आ गई होगी. लेट अस टेक अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन दिस. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ आपको वैल्यू बतानी है. पहला सवाल, साइन साइन 35 प्लस कॉस 60 प्लस 1040 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई कॉट 50 प्लस कॉट 50 प्लस साइन 30 प्लस कॉस 65, सॉरी कॉस 55. इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको बतानी है. दूसरा सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 2 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 3 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 4 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 86 मल्टीप्लाई बाई cot 87 मल्टीप्लाई बाई cot 88 मल्टीप्लाई बाई cot 89. ठीक है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तीसरा सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कॉस 60 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 30 डिवाइडेड बाई 1045. ये 3 सवाल मैंने आपके सामने लिखे. टेक योर टाइम लीजिए और मुझे आंसर दीजिए फटाफट. मैं चाहता हूं आप लोग ट्राई करें.
क्वेश्चन बहुत देखे गए 11th एंट्रेंस। अब देखिए हम लोग ट्राई करते हैं इसको। मुझे लगता है थर्ड वाला क्वेश्चन तो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, बहुत आसान सा सवाल है भाई। स्पेसिफिक एंगल्स पर आपको वैल्यू अगर याद है तो आप झट से इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। ठीक है, कैसे करें सर? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू भी होती है 1/2, हमें पीछे से याद है। ठीक है, माइनस साइन 60 होता है √3/2 और कॉस 30 भी होता है √3/2 और tan 45 होता है 1। सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी, अब मैं सॉल्व करूंगा। भाई डिवाइड बाई 1 हो रहा है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो मेरा मेन टारगेट है इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना। तो हम सभी जानते हैं कि 1/2 जब जब 1/2 1/2 के साथ ऐड होता है तो आंसर इज 1। 1/2 प्लस 1/2 1 माइनस, इसको जब मैं ऐड करूंगा तो बच्चे रूट में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है भाई। एलसीएम तो हमारा 2 ही है नीचे, तो नीचे तो 2 ही रहेगा और ऊपर हो जाएगा जैसे x प्लस x 2x 1 प्लस 1 2 है ना, और y प्लस y 2y, उसी तरीके से √3 प्लस √3 2√3। भाई √3 प्लस √3 2√3 कैसे हो गया सर? 1 प्लस 1 2 होता है, x प्लस x 2x होता है, y प्लस y 2y होता है, तो √3 प्लस √3 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 1 गायब है, उससे कोई फर्क नहीं। इसको मैं एलसीएम 2 लेकर के लिख सकता हूं, 2 माइनस 2√3 अपॉन 2, एलसीएम 2 हो गया, यहां 2 आ गया। ठीक है, और यहां पर मैं 2 को अगर कॉमन ले लूं तो ये रह जाएगा 1 माइनस √3। ठीक है, अपॉन 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर आ रहा है फाइनली 1 माइनस √3। ये इस प्रॉब्लम का आंसर। अब जब तक बच्चे के सामने ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आसान है, कर लेता है वो, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसे नंबर्स दिए जिन पर उसे वैल्यू याद नहीं है, जैसे मैंने ऊपर दिया है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। आपको बिल्कुल नहीं होना है। वजह क्या है? वजह ये है कि भाई आप ध्यान से देखो तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है भाई, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि tan कन्वर्ट हो सकता है cot में, तो जो वैल्यू tan 1 की है वही वैल्यू तो cot 89 की है, क्योंकि 89 और 1 90 हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो tan 1 से cot 89 कैंसिल। जो वैल्यू tan 2 की है वही वैल्यू cot 88 की है, क्योंकि 88 और 2 90। जो वैल्यू tan 3 की है वही वैल्यू cot 87 की है, कैंसिल। जो वैल्यू tan 4 की है वही वैल्यू cot 86 की है, क्योंकि 86 और 4 भी 90 होता है, तो ओवरऑल ये सब कैंसिल होकर के आ गया 1। ऐसी प्रॉब्लम का आंसर ज्यादातर 1 या 0 होता है। ठीक है, यहां आ जाओ भाई। यहां प्रॉब्लम है कि ये तो मल्टीप्लाई हो रहा था सर, काट दिया आपने, ये प्लस हो रहा है, क्या करें? बहुत आसान है, देखो कैसे। साइन 35 जो भी वैल्यू लेकर बैठा होगा, साइन को हम कॉस में लिख सकते हैं, वही वैल्यू तो कॉस 55 की होगी, बट इसे काट नहीं सकते आप। ये तो बात सही है सर, जो वैल्यू साइन 35 की है वही वैल्यू कॉस 55 की है, क्योंकि 55 और 35 को जोड़ो तो 50 60 70 80 85 और 5 90, लेकिन आप इसे काट नहीं सकते। सर आपने यहां तो काट दिया था, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई था, यहां पर मल्टीप्लाई नहीं है, तो आप इसे काट नहीं सकते। लेकिन आपको पता है भैया ये वैल्यू बराबर होगी। मान लेते हैं इसकी वैल्यू x है, तो क्या इसकी वैल्यू भी x होगी? हाँ सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप काट नहीं सकते क्योंकि प्लस लगा हुआ है। बढ़िया बात है सर। जो वैल्यू cos 60 की है, वैसे तो cos 60 की वैल्यू हमें याद है 1/2 होती है, लेकिन मैं अभी नहीं लिख रहा, वही वैल्यू तो sin 30 की होगी, क्योंकि sin 30 और 60 में 60 और 30 90, तो अगर ये y है तो ये भी तो y होगा। बहुत बढ़िया बात है सर। जो वैल्यू tan 40 की है, tan 40 को बराबर कर सकते हैं cot 50 के, क्योंकि 50 और 40 90, अगर इसकी वैल्यू z है तो इसकी वैल्यू भी z होगी। बहुत बढ़िया सर, लेकिन काट नहीं सकते। कहीं cos 40 55 को 35 से उड़ा दो, tan 40 को cot 50 से उड़ा दो, नहीं, सिर्फ तब उड़ा सकते हो जब मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई नहीं था, बट हमने ये वैल्यूज मान ली। तो अगर इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू y है, इसकी वैल्यू z है, बीच में प्लस है, तो ऊपर बन गया x प्लस y प्लस z।
और नीचे भी x प्लस वाई प्लस जेड ही बन गया। हाँ भैया, न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर बराबर है, अब काट सकते हैं, आंसर विल बी 1। लॉजिक समझ में आ रहा है? यहां मैंने चीजें डायरेक्ट काटी, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां डायरेक्ट नहीं काटी, आपको समझाया, अल्टीमेटली ये कट रहा है, आंसर इज 1। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये मैजिकल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। सम इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कुछ जरूरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमें याद होनी चाहिए। क्या है वो? पहली आइडेंटिटी ये है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 आएगा। ये बहुत कॉमनली यूज आइडेंटिटी है, लेकिन समझ में नहीं आती बच्चों को ये। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको झट से समझ में आ जाएगी। लेट अस टेक एन एग्जांपल। पहले तो आप ये समझो कि साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर थीटा बोलूं या साइन थीटा का होल स्क्वायर बोलूं, ये एक ही बात है ना? मैं साइन क्यूब थीटा बोलूं या साइन थीटा का होल क्यूब बोलूं, ये एक ही बात है। पहले तो आप अपने दिमाग में, जहन में ये बैठा लो कि साइन स्क्वायर 30 का मतलब साइन 30 का होल स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, टेन स्क्वायर 60 का मतलब टेन 60 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहां पर लिखा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 क्या है इज इक्वल टू में, तो क्या आप इज इक्वल टू 1 बोलोगे? आप तो बोलोगे सर साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता चाहिए, 1 आएगा। बट आप जरा ध्यान से देखो, हमारे पास साइन 30 की वैल्यू क्या थी? 1/2। ये साइन 30 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी 1/2 का होल स्क्वायर। और cos 60 की वैल्यू क्या थी? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 का होल स्क्वायर हो गया 1/4 और ये भी हो गया 1/4। 1/4 1/4 को तो हमने जोड़ लिया 2/4 और 2/4 आ रहा है हमारा 1/2। सर ये तो 1 नहीं आया, ये तो 1/2 आ रहा है। सर आइडेंटिटी तो गलत हो नहीं सकती, बट ये तो 1 नहीं आ रहा। ये आइडेंटिटी सिर्फ तब ट्रू है व्हेन एंगल आर से, जब एंगल आपके सेम होंगे। आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां थीटा है तो यहां भी थीटा है, ये होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर वही थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं ये कह देता हूं साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60, तो ये 1 नहीं होगा, क्योंकि भाई यहां 30 दूसरा एंगल है, यहां 60 दूसरा एंगल है। बट अगर आप मुझसे बोलो सर ये साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो देखो एंगल सेम है, अब ये 1 होगा। आप मुझसे बोलो सर साइन स्क्वायर 69 प्लस कॉस स्क्वायर 69, हाँ जी ये भी 1 होगा क्योंकि एंगल सेम है। आप मुझसे बोलो सर साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, सर ये भी 1 होगा। एंगल जब तक सेम रहेंगे तब तक आइडेंटिटी काम करती रहेगी। तो जो भी आइडेंटिटीज मैं आपको लिखवा रहा हूं उसमें एक बात याद रखिएगा, एंगल मस्ट बी सेम। ठीक है, ओके। तो हमारी कौन कौन सी आइडेंटिटीज है जो हमें याद होनी चाहिए भाई? पहली आइडेंटिटी तो यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। चौथी है
साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। पांचवी है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। These are the 5 basic identities that you have to remember for cracking your exam. Sin square theta plus cos square theta equal to 1, 1 plus sin square theta equal to sec square theta, 1 plus cot square theta equal to cosec square theta, sin 2 theta equal to 2 sin theta cos theta, cos 2 theta equal to cos square theta minus sin square theta. इन दोनों आइडेंटिटीज को, लास्ट वाली को 4 and 5 को हम बोलते हैं ट्वाइस एंगल आइडेंटिटी। ट्वाइस एंगल आइडेंटिटी बड़ी मजेदार आइडेंटिटी है, ट्वाइस एंगल आइडेंटिटी। सर एक बार समझा दीजिए इसको। देखो यहां मैंने बोला था साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको मैं समझाता हूं, आप यहां ध्यान से देखो। अगर मैं यहां थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले रहा हूं तो देखते हैं क्या बनेगा। 2 साइन 30 दैट इज 1/2 और cos 30 दैट इज √3/2। 2 से 2 कैंसिल, आंसर विल बी √3/2। अब यहां पर अगर आपने थीटा 30 लिया है तो ये 2 थीटा होना चाहिए। 2 थीटा का मतलब अगर थीटा 30 है तो 2 थीटा का मतलब 2 में 30 का मल्टीप्लाई करा 60, यानी ये साइन 60 के बराबर है। और साइन 60 की वैल्यू भी कितनी होती है? √3/2 ही होती है। इसीलिए इसको ट्वाइस एंगल प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। अगर यहाँ थीटा आपने 30 यूज करा है तो यहाँ 60 होगा, यहाँ थीटा आपने 45 यूज करा है तो यहाँ पर 45 का जस्ट डबल 90 होगा, यहाँ थीटा आपने 60 यूज करा है 60, तो 60 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 120 आएगा, ट्वाइस एंगल प्रॉपर्टी। और इसी तरीके से कॉस वाली है, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। होप आपको मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा बहुत मजे के साथ। ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी इसी पर्टिकुलर चैनल पर। अब अगला मैं कौन सा चैप्टर आपके लिए लेकर के आऊं वो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप चाहते हो तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के नंबर ऑफ पीवाईक्यूज आपके साथ लेकर के आ सकता हूं, या फिर आप चाहते हो कि दूसरा चैप्टर क्लास 10 का जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, कोई भी चैप्टर, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अगर आप हमारे बैचेस में एनरोल होना चाहते हो तो आप हमारे बैचेस में एनरोल हो सकते हो फॉर साइंस एज वेल एज फॉर कॉमर्स 11th एंट्रेंस, एमयू एज वेल एज जामिया। थैंक यू सो मच।